एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, झकास होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अपना एक चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, शायद आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड किया हो या ना किया हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने उसमें कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट की थी। जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, उसके फर्स्ट इमेज पे ही जो दे रखी हैं चीज़ें सारी, वही लाइन हमने कवर की थी। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में ये सारा देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था उसका। सारी चीज़ एक एक वर्ड एक एक लाइन वही थी जो उस पेज पे दे रखी है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने सारी उसमें बेसिक चीज़ें ही बता रखी हैं और उसी बेसिक चीज़ों के आगे हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर, कौन सा लेक्चर है ये? हमारा सेकंड है। ठीक है, इसमें भी हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आज इस पूरे लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जो आप बायोमोलिक्यूल्स में चीज़ें पढ़ के आ रहे हो कि न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन बेसिस, ये सब वही चीज़ें इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो हमारा आगे चैप्टर है वो स्मूथली बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्चुअल एकदम क्लियरिटी के साथ चलता रहे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम करते हैं स्टार्ट। तो एक सबसे बेसिक सी चीज़ है मेरी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए होते क्या हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या बोलते हैं हम उसको, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो हम आज देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे जो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा डीएनए है, क्या है? डीएनए है, उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए की जो फुल फॉर्म है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारे जो डीएनए है और आरएनए है, ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड ही तो है। और कहाँ पर देखने के मिलते हैं हमें? कहाँ पर? लिविंग सिस्टम में देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई ये जो न्यूक्लिक एसिड वर्ड है, ठीक है, ये कहाँ से आया, किसने डिस्कवर किया, किसने पहचाना ये चीज़? तो भाई हमारे एक साइंटिस्ट थे मिस्र, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल एंड कॉल इट न्यूक्लिन। द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कॉइंड बाय अल्टमान। इस पूरी लाइन का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे मिस्र थे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड देखा था। कहाँ पर देखा था भाई? उन्होंने न्यूक्लिक एसिड देखा था न्यूक्लियस में। और कैसे सेल्स में? पस सेल्स में। आपने देखा होगा कि हमें नॉर्मली छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम बैंडेड वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, जब हम उस बैंडेड को अपने स्किन से हटाते हैं तो वहाँ पे एक वाइट कलर का हमें बीच में कुछ दिखता है कि ऐसे डर्टी टाइप का, कुछ गंदा गंदा सा, जैसे उस पर कुछ लग गया हो हमारी स्किन का, है ना। तो उसी को इन्होंने माइक्रोस्कोप में रख करके देखा था। उसी को बोल रहे हैं पस सेल। ठीक, तो उसके न्यूक्लियस में इन्होंने देखा था न्यूक्लिक एसिड। बट उस टाइम पे जो इन्होंने डिस्कवर किया, उस टाइम पे इन्होंने उस डिस्कवरी को नाम दिया था न्यूक्लिन, जो बाद में अल्टमान ने उसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। आपको चीज़ समझ में आ रही है ये चीज़? जब मिस्र ने ये डिस्कवर किया था न्यूक्लियस में, पस सेल में, तो उसका उस टाइम पे नाम दिया था न्यूक्लिन। बट बाद में अल्टमान ने उसी का नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। किसने रखा था भाई? ये चीज़ याद करने की, किसने रखा था? एक सेकंड। अल्टमान ने ये टर्म दी थी। कौन सी टर्म दी थी? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उससे पहले हम सब लोग इस चीज़ को कैसे जानते थे? न्यूक्लिन के नाम से। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये चीज़ मैंने कल आपको बहुत अच्छे से कई बार आपको रिपीट कराई थी कि ये चीज़ क्या है, न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ के बने होते हैं, हम किस चीज़ को ये बोल रहे हैं, पॉलीमर क्या होता है, सब कुछ मैंने लास्ट ईयर बोल रही हूँ मैं, लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो न्यूक्लिक एसिड के दो एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए। ठीक, अब लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था
कि न्यूक्लियोटाइड किसको बोल रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड हमने नहीं देखा था, क्योंकि मैंने ये बोला था कि हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक, इसलिए मैंने वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई थी। तो हम इसको अब देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी, मैं फिर से ये चीज़ बता रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट। और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हैं, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन सी है? नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट है और यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, अब्सेंट है। इतनी सी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब आगे चलते हैं। आज जो हम लेक्चर देखने वाले हैं ना, पूरा एक एक वर्ड एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ना आप परेशान होइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे मैंने लाइन लिखी है, कल भी लिखी थी मैंने नोट्स में, आपको उन वाले नोट्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिखा है DNA act as the genetic material in most of the organism। यानी कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है भाई? वो होता है DNA, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब RNA ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। भाई हमारा RNA भी कम नहीं है किसी से, ठीक है। RNA भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन कहाँ पर? सम वायरसेस में, कहीं कहीं किसी वायरस में, कहीं वायरस में, यानी कि वहाँ लिखा है सम वायरसेस, ठीक है, कुछ वायरसेस में। मोस्टली जो उसका काम है, जो उसका फंक्शन है, वो है मैसेंजर, है ना। और उसके अलावा जो फंक्शंस हैं उसके, वो हैं एज ए अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड सम केसेस, कुछ केसेस में वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है, जिसको हमने शायद कल भी पढ़ा था, जिसको राइबोजाइम करके हमने कुछ बोला था शायद, लिखा तो था मैंने, देख लीजिएगा एक बार। राइबोजाइम ही बोलते हैं, जो कैटालिटिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको इतने से पेज की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। DNA की फुल फॉर्म क्या है, RNA की फुल फॉर्म क्या है, भाई न्यूक्लिन नाम किसने दिया था, न्यूक्लिक एसिड किसने दिया था, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, DNA और RNA। उसके बाद हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट होते हैं, ओके। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में DNA ही जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, कुछ RNA भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, लेकिन सम वायरसेस में, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले दे रखा है नाइट्रोजन बेस, तो हम वही देखने वाले हैं, नाइट्रोजनस बेस। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुमको अभी इसी वक्त ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम जो इतना NCERT में घुमा फिरा के इतना हार्ड तरीके से दे रखा है, वो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए रखा है। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स कैसे मिलेंगे आपको? या तो भाई देखिए, आप कमेंट कर दो, क्या कर दो? आप कमेंट कर दो PDF, ठीक है। या फिर मेरे इसी चैनल पे मैंने लिंक दे रखा है अपने बायो में, व्हाट्सअप चैनल का, आप वहाँ पे ज्वाइन करके भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे पता रहेगा कि आपने नोट्स मांगे हैं, तो मैं कम्युनिटी में या चैनल पे डलवा दूँगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन बेसिस। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, किसकी स्ट्रक्चर? नाइट्रोजीनस बेस की स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजीनस बेसिस स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने? 2 टाइप के होते हैं। एक सेकेंड भाई, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा पिरिमिडीन। क्या होता है? पिरिमिडीन, ठीक। और दूसरा होता है हमारा प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक बार मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको। फर्स्ट होता, एक सेकेंड,
सारी टेक्नोलॉजी आज ही आएगी, आज के ही लेक्चर में आएगी, ठीक है। पहला होता हमारा पिरिमिडीन्स, ठीक, और दूसरा है प्यूरीन्स, ठीक। ये दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे। जो पिरिमिडीन है उसमें, एक सेकेंड देखिए, पहले हम देखते हैं टाइप, पहला टाइप देखते हैं पिरिमिडीन का। कंसिस्ट ऑफ वन पिरिमिडीन रिंग, skeleton of ring composed of 2 nitrogen and 4 carbon atoms. Example cytosine, thymine, uracil. इस लाइन को अच्छे से डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ समझाती हूँ जो यहाँ पे दे रखी है। तो जो हम लाइन लिखी है मैंने, वो क्या बोलती है, जो हमारा पिरिमिडीन है उसके 3 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अब इन तीनों की स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। उससे पहले इसमें दे रखा है कि जो हमारी पिरिमिडीन है उसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये जो पिरिमिडीन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। देखिए एक रिंग, इसमें भी एक रिंग है, इसमें भी एक रिंग है, ठीक है। अब होता क्या है, आगे दे रखा है कंपोज्ड ऑफ 2 नाइट्रोजन, यानी कि एक रिंग में 2 नाइट्रोजन होंगे। एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है। कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 नाइट्रोजन हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिंगल रिंग होता है भाई, सिंगल रिंग। ये सिंगल रिंग है और एक रिंग में 2 नाइट्रोजन आइटम है, ठीक है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। आपको तीनों रिंग में 2 ही नाइट्रोजन दिख रहे होंगे। और आगे लिखा है 4 कार्बन एटम्स, यानी कि 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 4 कार्बन, ठीक, ओके। अब ये जो हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, ये जो एग्जाम्पल दे रखे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इसका एक ट्रिक है, इसको ट्रिक है याद करने की, वो है, मैं एक बार लिख देती हूँ। तो ट्रिक है CTU, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायमिन और U फॉर यूरेसिल, ठीक है। इसका आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम मैं बता दूँगी। अभी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, साइटोसिन की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहली बात, सिंगल रिंग है। कैसा है? सिंगल रिंग है। आपको एक ही रिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जस्ट सेकंड, अभी एक चीज़ और बता देते हैं आपको इसी में। जो हमारा साइटोसिन की स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये फोर्थ पोजीशन पर NH2 है। NH2 क्या है? NH2 है एमिनो ग्रुप। क्या है? एमिनो ग्रुप है, ठीक है। साइटोसिन में फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। और एक ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा साइटोसिन है उसकी स्ट्रक्चर में एक ग्रुप ऐड है। कौन सा ग्रुप ऐड है? एमिनो ग्रुप, ठीक। अब दूसरी स्ट्रक्चर दे रखी है हमें यूरेसिल की। यूरेसिल की स्ट्रक्चर में क्या है कि 2 जगह कार्बन दे रखा है। एक तो ये कार्बन दे रखा है, एक ये ऑक्सीजन। एक तो ये ऑक्सीजन दे रखा है, क्या है? ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन, ठीक। और ये क्या दे रखा है यहाँ पे? ऑक्सीजन। देखो ध्यान से समझो, ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में सेम लग रही हैं, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है कि यूरेसिल में 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं। कितने? 2 ऑक्सीजन। क्या दे रखा है? 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं। और साइटोसिन में एक ही ऑक्सीजन है। क्या है? एक ही ऑक्सीजन दे रखा है। अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है कि जो हमारा यूरेसिल की स्ट्रक्चर है उसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। क्या है? यहाँ पे अब्सेंट है, उसकी जगह क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया। एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। और दूसरी चीज़, साइटोसिन में एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे कितने, इस वाली रिंग में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक और एक 2, ठीक है। इतना सिंपल सा डिफरेंस है ये। अब चलते हैं हम थर्ड स्ट्रक्चर पे, जो है थायमिन की, ठीक है। अब थायमिन की स्ट्रक्चर में क्या है, ध्यान से सुनना। अब थायमिन सबसे ईजी है,
एक लाइन में याद करो, थायमिन 5th मेथाइल यूरेसिल, इसका क्या मतलब है? देखो मतलब यूरेसिल की स्ट्रक्चर में जो 5th कार्बन है वहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 का क्या मतलब है भाई? मेथाइल, क्या मतलब है? मेथाइल ग्रुप। ध्यान से सुनो, जो थायमिन है उसके 5th कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐड करा हुआ है। CH3 का क्या मतलब है? मेथाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये थायमिन बन गया। अब इसमें इन तीनों स्ट्रक्चर में आप मुझे देख के बताओ, आप खुद देख करके बताओ कि क्या क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्या आपको यूरेसिल और थायमिन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है? देखो इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। डिफरेंस क्या है? इसके 5th कार्बन पर कुछ ऐड नहीं है, इसके 5th कार्बन पर मेथाइल ग्रुप ऐड है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं 5th मेथाइल ग्रुप, सॉरी यूरेसिल। अब होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चंस में ना हमें लैंग्वेज तो थायमिन की दे रखी है कि वो हमसे आंसर थायमिन के लिए चाह रहा है, बट उसमें ये 5th मेथाइल यूरेसिल ऐड करके वो कंफ्यूज कर देते हैं और हम गलती से मार्क कर देते हैं यूरेसिल। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। थायमिन को हम 5th कार्बन मेथाइल यूरेसिल के नाम से सिर्फ जानते हैं, ठीक है, ना कि यूरेसिल होता है वो। तो सिंपल सा इन तीनों स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि भाई जो हमारा साइटोसिन है उसमें 1 ऑक्सीजन है और एमिनो ग्रुप ऐड है। यूरेसिल में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 5th कार्बन पर कोई मेथाइल ग्रुप ऐड नहीं है। अब थायमिन में क्या है? बिल्कुल सेम है भाई यूरेसिल की तरह, बट डिफरेंस क्या है कि 5th कार्बन पर मेथाइल ग्रुप ऐड है, CH3 ऐड है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, ठीक है, याद भी नहीं करनी, एकदम लॉजिकली चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इन तीनों के डिफरेंस में मैं आपको एक सिंपल सी 2 लाइनें लिखवा देती हूँ, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, एक ट्रिक के तरह ही लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए पिरिमिडीन के कितने एग्जाम्पल थे? 3 एग्जाम्पल हैं भाई। कौन कौन से? पहला साइटोसिन, ठीक, दूसरा है यूरेसिल, ठीक, साइटोसिन यूरेसिल, और थर्ड है हमारा थायमिन। आपको एक बार में ये एग्जाम्पल सारे याद हो जाएंगे, एक बार, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए। देखिए साइटोसिन में क्या था कि NH2 याद रखो। NH2 कहाँ पर लगा हुआ है भाई? उसके 4th कार्बन पर लगा हुआ है। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, ये आपको याद रहेगा, याद रखो कि उसमें NH2 लगा हुआ है। यूरेसिल में क्या है कि यूरेसिल में एक सिंगल रिंग तो सारे में है, लेकिन उसी रिंग पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक ही रिंग पे क्या प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब थर्ड है हमारा थायमिन। थायमिन में क्या है भाई? 5th कार्बन पर CH3 यानी कि मेथाइल ग्रुप ऐड है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज़ बता दूँ, ये पूरा चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इजीली समझ में नहीं आता है। आप डायरेक्ट NCERT पढ़ोगे आपको नहीं आएगा समझ में, आप कितना भी जोर लगा लो उसकी लाइंस पे। ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ें, ये रिंग, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि भाई कौन सी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कौन सी साइकिल, कौन सी रिंग में क्या डिफरेंस है, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप नहीं पढ़ पाओगे उसकी थ्योरी, ना ही समझ पाओगे। ठीक है, मैंने बहुत ही बेहतरीन से नोट्स बना करके आपको ये चीज़ें समझाई है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको कुछ और टाइप का कुछ चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे मैं एक बार इसका फिर से रिकैप दे देती हूँ आपको। हमने भाई न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट किया था। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस हम स्टार्ट कर रहे थे। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप की होती है, पिरिमिडीन और प्यूरिन्स। हमने पिरिमिडीन स्टार्ट किया। हमने पिरिमिडीन में देखा कि भाई सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना, और रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम लगे हुए होते हैं। ठीक, पिरिमिडीन के 3 एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है, थायमिन साइटोसिन की स्ट्रक्चर देखी, यूरेसिल की स्ट्रक्चर देखी, थायमिन की स्ट्रक्चर देखी, तीनों में हमने डिफरेंस लिख दिए। इतनी सी चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, और ये NCERT का आप
कोई भी लाइन उठा के आप पढ़ लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन बेसिस की साइड। तो वो कौन सा है, प्यूरिन्स, ठीक है। जैसे हमने पिरामिडीन को अच्छे से कवर किया है, हम ऐसे ही प्यूरिन्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्यूरिन्स। तो सबसे पहले लिख रखा है कंसिस्ट ऑफ टू रिंग। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, कंसिस्ट ऑफ टू रिंग। उसमें क्या दे रखा था भाई, 1 रिंग दे रखा था, यानी कि सिंगल रिंग की बात हो रही थी यहाँ पे, और इसी जगह 2 रिंग मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम 2 रिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 2 रिंग की। तो देखो अब हमने जैसे पिछली उसमें देखा था, पिछली इमेज में देखा था यहाँ पे नोट्स में, तो उसमें क्या था, पिरामिडीन में सिंगल रिंग थी, 2 नाइट्रोजन थे, 4 कार्बन एटम्स थे। देखिए मैं ये चीज़ें आपको बार बार एक ही चीज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। एंड ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो प्यूरिन्स हैं उसमें क्या होगा कि एक तो पिरामिडीन की रिंग होगी ही होगी, जो हमने यहाँ पे देखी थी, इस तरह से एक रिंग होगी, ठीक है, बनी हुई। उसके साथ एक इस तरह से रिंग होगी, किस तरह से, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक ये रिंग बनी हुई होगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अमीडाजॉइल रिंग। क्या बोलते हैं, अमीडाजॉइल रिंग, ठीक है, अमीडाजॉइल रिंग। सिंपल सी चीज़ है, अच्छे से समझिए। जो हमारा प्यूरिन है, क्या है, प्यूरिन्स हैं, उसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है भाई, एक रिंग दूसरी रिंग, 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 एक रिंग दूसरी रिंग। चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है ये। अब ये 2 रिंग कैसे होती हैं, तो एक तो जो हमने पहले देखी पिरामिडीन की वो भी होगी, उसके अलावा एक रिंग और होगी जिसमें 2 नाइट्रोजन होंगे और 3 कार्बन एटम होंगे, 2 नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन एटम एक, और पिरामिडीन वाली में 2 नाइट्रोजन एटम और 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अमीडाजॉइल रिंग और एक होगी हमारी पिरामिडीन, इन दोनों रिंग मिल करके बना रही होंगी हमारा, क्या बना रही होंगी, प्यूरिन्स, ठीक है, क्या बना रही होंगी, प्यूरिन्स। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारी पिरामिडीन रिंग और ये है इमिडाजॉइल रिंग, इमिडाजॉइल रिंग, प्यूरिन और इमिडाजॉइल रिंग, ठीक है। अब इसमें जो हमारा प्यूरिन्स है, इसमें 2 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पिरामिडीन था उसमें एग्जाम्पल कौन से थे, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। इसमें 3 एग्जाम्पल थे, इसमें 2 एग्जाम्पल है, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। उसको हमने कैसे याद रखा था, उसको हमने याद रखा था CUT, और इसको हम याद रखेंगे AG, है ना, नॉर्मली यूज़ करती हैं ना घर पे मम्मियाँ, AG OG, ठीक है, उस तरह से हम इसे याद रखेंगे, ठीक। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, 2 रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। देखो समझ में तो मैं पहले ही आ चुका है, जो हमने ये वाली रिंग देखी थी सेम रहेगी, ठीक, सेम रहेगी। देखो जो हमारी साइटोसिन की रिंग थी, ठीक है, जो हमारी साइटोसिन की रिंग थी, ये है ना, जो एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे भी एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या है, एमिनो ग्रुप ऐड है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड है, क्या है भाई, ऑक्सीजन ऐड है, ठीक है। अब चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ठीक है, यहाँ कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे 1 और 3 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 और 9 इन पे लगा हुआ है। शायद मैं सही लिखवा रही हूँ ये चीज़, है ना, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए। सेम चीज़ है जो हमने पीछे देखी थी, ठीक, दोनों रिंग देख ली यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन
एमिनो ग्रुप। ठीक, अब देखो एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनना। अब जो इमेज में स्ट्रक्चर बना है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ जो रेड वाला पार्ट है वो है पिरामिडीन रिंग, मैंने बता चुकी हूँ पिरामिडीन रिंग है। और जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है एमिडा, अरे यार ये नाम इतना हार्ड सा लिख रखा है, एमिडाजोल रिंग। अब ठीक है ना, एमिडाजोल रिंग, ठीक पढ़ रही हूँ ना मैं इसको? ठीक है, आपको ये चीज़, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है इसमें कि भाई जो पिरामिडीन है वो हमारा, उसमें हमारे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ वाली जो दूसरी रिंग होती है उसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। ये दोनों रिंग हमने देख ली है, एडेनिन की है और ये ग्वानिन की है, ठीक। अब हम चलते हैं पेंटोज शुगर की साइड। जो हमारा पेंटोज शुगर दे रखा है भाई, उसके नाम में ही चीज़ें छुप रही हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से देखो, पेंटोज का मतलब होता है, पेंटोज का मतलब क्या है, पेंटा का मतलब क्या हो गया, पेंटोज पेंटा ऐसे वर्ड निकल रहा है ना, पेंटोज पेंटा सेम सेम लग रहा है ना। तो पेंटा का मतलब होता है 5 कार्बन, सॉरी पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है, पेंटा 5 ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जो पेंटोज शुगर है उसमें भाई 5 कार्बन एटम होते हैं। कितना होता है? 5 कार्बन, एक सेकंड में लिख देती हूँ, 5 कार्बन एटम। क्या होता है? 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको बोल दिया पेंटोज शुगर, ठीक है। अब देखो अभी देखते हैं, एक सेकंड ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5, इसलिए इसको बोला पेंटोज शुगर। डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए हैज़ राइबोज शुगर। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, वो लिखिए। जो हमारी पेंटोज शुगर है वो डीएनए और आरएनए में अलग अलग होती है। जो हमारा आरएनए है उसमें होगी राइबोज शुगर, और जो हमारा डीएनए है उसमें होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जो हमारा आरएनए है उसमें होगी राइबोज शुगर, और जो हमारा डीएनए है उसमें होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये ही डिफरेंस है। एट 2 प्राइम कार्बन राइबोज हैज़ OH और डीऑक्सीराइबोज हैज़ OH। अब देखो भाई, जब डीएनए और आरएनए हैं उनमें मतलब ये डिफरेंस आया ही क्यों, ज़रूरत ही क्या है इस डिफरेंस की? तो ध्यान से देखो, ये मैंने एक शुगर का स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? ये एक शुगर का स्ट्रक्चर बनाया। कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। ये मैंने दूसरे शुगर का स्ट्रक्चर बनाया। भाई ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अरे भाई इसमें डिफरेंस तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, दोनों स्ट्रक्चर सेम सेम लग रही हैं, है ना। देखो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी। अरे डिफरेंस तो ये है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है OH और यहाँ दे रखा है H। अब डिफरेंस समझो ध्यान से। राइबोज शुगर में 2 प्राइम यानी कि सेकंड कार्बन पर OH प्रेजेंट, ओ माय गॉड, और यहाँ पे सेम पोजीशन पे ओनली H प्रेजेंट है। भाई ये कैसे हो गया? बस इतना सा ही डिफरेंस है, इसी को समझ लो, पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी ये क्या हुआ, है ना। तो छोटा सा ही डिफरेंस है भाई, यहाँ पे तो OH दे रखा है इन्होंने, है ना, और यहाँ पे H दे रखा है। इतना तगड़ा इंटरफ्रेंस कैसा आ गया भाई? इतना तगड़ा तो डिफरेंस नहीं आना था। तो भाई देखो होता क्या है, जो ऑक्सीजन कम हो गई ना, जो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो OH है, यहाँ पे H है, तो भाई यहाँ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, जबकि यहाँ है और यहाँ भी है। तो यहाँ सेकंड प्राइम पे ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना घट गई? तो भैया यहाँ ये हुआ है क्योंकि OH की जगह H आ गया। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से OH, यहाँ पे जो OH था यहाँ से O रिमूव हो गया और H रह गया, इसी वजह से इसको कह दिया हमने डीऑक्सी। इसका मतलब ही क्या है? रिमूव हो जाना।
इसलिए इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोस, और यहाँ पे OH है तो इसका पड़ा राइबोस। सिंपल सा डिफरेंस याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको? आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देख लेना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन आपसे बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, चलो भाई, आज बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। पूरा नाइट्रोजन बेसिस ख़त्म कर लिया है हमने। पूरा क्या क्या पढ़ लिया है इसमें एक बार मैं देख लेती हूँ। हमने नाइट्रोजन बेसिस पढ़ लिया है, पेंटोज शुगर पढ़ लिया है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप हम डायरेक्ट लगा के दिखाएंगे DNA की चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। चलिए भाई, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, है ना। इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो भाई बात क्या है? बात है ऐसी कि सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड बनता कैसे है। मैंने आपको बहुत भाई एक इस लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में 1,00,000 बार एक बात बता दी होगी कि न्यूक्लियोसाइड बनता कैसे है। देखो, मैं एक बार और लिखवा देती हूँ आपको। लिखवाऊँ कहाँ? बट एक पेपर ऐड कर लेते हैं, वेट, एक पेपर ऐड कर लेते हैं, ये यहीं पे कर लेते हैं पेपर ऐड, ठीक है। एक पेपर ऐड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। देखो, 2 वर्ड पढ़े हमने। 2 वर्ड कौन कौन से पढ़े? एक तो पढ़ा हमने, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड। क्या देखा? न्यूक्लियोसाइड। और एक वर्ड पढ़ा हमने न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब एक बार इसको ध्यान से समझ लेना, यहीं पर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, तो ये बन जाता है हमारा, इन 2 कंपोनेंट से बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? इसमें होता है नाइट्रोजन बेस, जिसको हम नाइट्रोजनस बेसिस भी कहते हैं, प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। इन 3 कंपोनेंट को मिला करके बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर अपने। तो देखिए, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? नाइट्रोजनस बेस फॉर्म बॉन्ड विद फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। अभी हम इसको डिटेल में समझ लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो पहले ये डायग्राम ही समझ लें, फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखो, ये जो मैंने बीच में बना रखा है ना, ये आपको देखा हुआ सा लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? देखा हुआ सा लग रहा होगा। भाई ये शुगर है जो हमने अभी देखी थी। क्या है ये शुगर है। और कौन सी शुगर है? यहाँ देखो, यहाँ पे O नहीं है प्रेजेंट, तो कौन सी शुगर हो गई? डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। और ये हमारा क्या प्यूरिन लिखा हुआ है, प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनी हुई है। मैंने बताया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये चीज़ समझाई थी ना। एडेनिन में दो रिंग होती हैं स्ट्रक्चर में, एक पिरामिडीन की और एक वो एमिडोजॉइल की, ठीक है। तो ये 2 रिंग हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस। और ये हमारा क्या है? ये क्या है? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब सुनो, फॉस्फेट देखो, ध्यान से देखो, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। अब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अभी ये चीज़ समझाती हुई आ रही हो ना मैं, वही चीज़ है, ठीक है। घबराना नहीं है देख के।
अब चलो इसको समझते हैं बढ़िया से। तो ये हमारी शुगर है, और कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब क्या बोल रहा है हमारी एनसीईआरटी, क्या बोलती है कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ, कहाँ है ये, है ना फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनता है और न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है। ठीक है, क्या बोला? जो हमारी शुगर है, ये जो शुगर है इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक, उसके बाद जो चीज़ उससे जुड़ेगी, इन दोनों चीज़ों को मिला के बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। बहुत ढंग से मैं क्लियर कर चुकी हूँ, कई कई बार ये चीज़ मैंने बता दी है। शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर अगर पिरामिडीन है तो शुगर के साथ बॉन्ड नाइट्रोजन नंबर 1 से बनता है, और प्यूरिन है तो शुगर के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड 9 से बनता है। यहाँ कंसेप्ट समझो, ये मैंने दे दी शुगर, ये बना दिया मैंने शुगर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये प्यूरिन है, क्या है? प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल थे, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, अगर इसी जगह अब ये प्यूरिन है तो बॉन्ड किससे बन रहा है? ए 1 प्राइम से कहाँ जा रहा है? 1 प्राइम से 9 प्राइम से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अगर इसी जगह, इसकी जगह अगर क्या होता? पिरामिडीन होता। क्या होता? पिरामिडीन होता। ठीक है, तो बॉन्ड किसके साथ बनता? किसके साथ बनता? तो बॉन्ड बनता 1 का 1 के साथ। ठीक है, पर अगर हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये बनाई है हमने प्यूरिन्स की, हमने लिया है एडेनिन, तो इसका जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है 9 के साथ। अगर पिरामिडीन होता, पिरामिडीन में साइटोसिन ले लो, या फिर आप ले लो थाइमिन उठा लो, या साइटोसिन उठा लो, तो उसमें जो बॉन्ड बनता वो बनता N1 के साथ, यानी कि नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ। ठीक है, अब जब शुगर के साथ, ये शुगर है, ठीक, इस शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेसिस जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और जिस बॉन्ड के थ्रू ये बन रहा है, जिस बॉन्ड के साथ के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस वाले लिंक को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो हमारा ख़त्म हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब 2 चीज़ें ही पूछता है इसमें, जब न्यूक्लियोसाइड बनना होता है तो 2 ही चीज़ें जुड़ती हैं। अब पर दूसरी साइड अगर फॉस्फेट जुड़ गया तो वो हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब फॉस्फेट कैसे जुड़ गया? 5th कार्बन के साथ, जो उसका 5th प्राइम पोजीशन है, उसके साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए, फॉस्फेट की स्ट्रक्चर है ना, आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखी होगी, ये फॉस्फेट की स्ट्रक्चर है, और इसके साथ अगर 5th कार्बन से फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और जिस लिंक के थ्रू ये जुड़ रहा है इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दोनों लिंक याद रखिए, ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये शुगर पढ़ी थी, और यहाँ पे प्यूरिन्स पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे पिरामिडीन पढ़े थे। ठीक है, इन तीनों का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट लगा करके दोनों टॉपिक ये कवर हो चुके हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के टाइप्स हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने एडेनिन लिया, सबसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आरएनए है और जो डीएनए है, जो डीएनए है उसमें तो होगा थाइमिन। ठीक है, बट जो आरएनए है उसमें आरएनए की जगह, आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा, आरएनए में होगा यूरेसिल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मेरे ध्यान नहीं रहा था ऊपर बताने के लिए। ठीक है, एक ये मेन डिफरेंस है इसमें। तो ये जो सॉरी, ये जो टाइप्स हैं इसमें हो क्या रहा है, एक बार मैं वो बता देती हूँ आपको। इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूँगी, क्योंकि अभी हमने बहुत चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये याद नहीं रहेगा आपको। एक सेकेंड।
तो इसमें टाइप्स दे रखे हैं, किस चीज़ के टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉर न्यूक्लियोटाइड्स फॉर आरएनए, ये आरएनए के लिए चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर डीएनए, ये डीएनए के लिए चीज़ें दे रखी हैं। तो कल की नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इनको डिटेल में मैं आपको एक बार अलग से भी लिखवा दूँगी कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसमें मैंने पहले से लिखा हुआ है, पर मैं आपको एक बार अलग से लिखवा के चीज़ें क्लियर कर दूँगी। और ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना PPATPGPC, ये सब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।